टेक्नोलॉजी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कृषि दर्शन कार्यक्रम में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में कृषि जगत से जुड़ी अहम जानकारियां हम आप तक पहुंचाते हैं। माध्यम रहते हैं हमारे 3 सेगमेंट्स, विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। अब इन तीनों सेगमेंट्स के माध्यम से आज के कार्यक्रम में क्या कुछ खास हम आपके लिए लेकर आए हैं, जानने के लिए आइए शुरुआत करते हैं आज के अंक की। कृषि क्षेत्र में किसान भाइयों बहनों मशीनीकरण का अहम योगदान रहा है। जी हाँ, लेकिन मशीनों का उपयोग किस तरह से करें, कहां से प्रशिक्षण लें, इस बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं कृषि भवन में स्थित डीडी किसान स्टूडियो के माध्यम से कृषि मंत्रालय के अपर आयुक्त डॉक्टर विजय कुमार काले। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको दिखाते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कृषि यंत्रीकरण का कृषि में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अगर हम लोगों की आय अगर बढ़ानी है और साथ साथ में अगर आप देखेंगे कि कृषि यंत्रीकरण के बहुत सारे फायदे हैं, अनगिनत फायदे, जैसे कि हमारी जो लागत खर्चा इसी से कम हो सकता है, अगर हमारी श्रम की जो है इसी से कम हो सकता है और बाकी खर्चा जो है इसी से हम लोग कम कर सकते हैं। तो कृषि यंत्रीकरण के बहुत अगणित फायदे हैं और इसीलिए भारत सरकार जो है इसको जो है प्राथमिकता दे रही है कि कृषि यंत्रीकरण का बढ़ावा होना चाहिए। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि इन सब जो मशीनें जो इस्तेमाल होती है, जो टेक्नोलॉजी जो हमारे एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, इसका जो है जानकारी उपलब्ध होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए जो है भारत सरकार जो है प्रशिक्षण के ऊपर बहुत जोर दे रही है किसानों के, और इसके लिए भारत सरकार ने जो है हमारे जो विभिन्न प्रांत में जो है 4 संस्थान जो है स्थापित किए हैं। जैसा कि पहली जो संस्थान है जो मध्य प्रदेश जो बुधनी में स्थापित है, जो 1955 में जो स्थापित हुई थी, और उसके बाद जो हिसार हरियाणा जो है वहाँ पे है। उसके बाद जो है दक्षिण के लिए जो है अनंतपुर जिले में है और एक जो है हमारी आसाम में है। ऐसी 4 संस्थानें हैं और इस संस्थानों में जो है पूर्णतः निःशुल्क जो है किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है और साथ साथ में जो किसान भाइयों को आने जाने का खर्चा भी इसमें मतलब वहन होता है। साथ साथ में वहाँ पे लॉजिंग बोर्डिंग उसकी भी उपलब्धता है। तो वहाँ पे जो है आपको जो है किसान भाई को ट्रैक्टर का प्रचालन कैसे करना चाहिए, उसका मेंटेनेंस का कैसा करना चाहिए, उसका रिपेयर कैसे करना चाहिए, इसके विभिन्न कोर्सेज वहाँ पर उपलब्ध होते हैं। तो मैं सभी किसान भाइयों से अनुरोध करूँगा कि वो अपने निकटतम जो है फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट, जिसको भी प्रशिक्षण संस्था कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान कहा जाता है, वहाँ पे आप जाइए और प्रशिक्षण का लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि आने वाला समय जो है टेक्नोलॉजी का समय है और हम सबको जो है कृषि में इसको टेक्नोलॉजी को जो है उसको उपयोग में लाना है। तो उसमें साथ साथ में जो है भारत सरकार ने जो है कृषि यंत्रीकरण के ऊपर विभिन्न जो है योजनाएं भी प्रचारित की है। जैसा कि एक सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, इसमें हम कस्टम हायरिंग सेंटर जो है और जो है फार्म मशीनरी बैंक को बहुत प्राधान्य देते हैं। कस्टम हायरिंग सेंटर, जैसे कि अगर आपने प्रशिक्षण लेने के बाद अगर आप कृषि मशीनरी जान सकते हैं कि क्या क्या टेक्नोलॉजी है, उनको फिर हम लोग सहायता प्रदान करते हैं ऐसे किसानों को, और वो अपने गांव में और निकटतम जो है जो एरिया है वहाँ पे वो अपना खुद का भी कार्य कर सकता है। आइए किसान भाइयों बहनों, अब कार्यक्रम में नजर डालते हैं हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान पर।
कृषि के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इसमें मशीनीकरण का युग आ गया है और अगर ड्रोन का जिक्र किया जाए तो ये किसी क्रांति से कम नहीं है। अब खेतों में आसानी से ड्रोन का उपयोग किया जाने लगा है, लेकिन बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इसके संदर्भ में बहुत अहम जानकारियां हासिल की जाएं। तो आइए इसके बारे में आपको जागरूक करते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान के जरिए। ड्रोन मानव रहित मशीनें हैं जो आर्थिक गतिविधियों के करीब करीब हर क्षेत्र में सेवाएं दे रहे हैं। खनन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सर्विलांस हो, ऊर्जा हो, यातायात हो, जमीन की पैमाइश हो, रक्षा हो, कानून व्यवस्था हो या इसी तरह का कोई और काम, ड्रोन जहां भी हैं महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। हमारी सरकार इन्हीं मानव रहित मशीनों की बदौलत खेती को बेहतर से और बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। कृषि क्षेत्र में ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की उसकी नीति इन्हीं कोशिशों का हिस्सा है। यानी जमीन पर उगी फसलों पर ये छोटे हेलीकॉप्टर आसमान से नजर रखेंगे, उनकी देखभाल करेंगे, कभी उन पर कीटनाशक छिड़केंगे, कभी पोषण देंगे। खेती में ड्रोन के इस्तेमाल से न सिर्फ किसानों का काम आसान होगा बल्कि लागत में भी कमी आएगी, क्योंकि एक अकेला ड्रोन एक दिन में 20 से 25 एकड़ जमीन को कवर कर सकता है। जरा सोचिए, इतनी ज्यादा जमीन पर कीटनाशक या पोषक तत्व छिड़कने के लिए कितने मजदूरों की जरूरत होगी। ड्रोन का काम सिर्फ छिड़काव तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी हिस्सा है। ड्रोन में लगे सेंसर फसल की निगरानी कर सकेंगे। वो बता देंगे कि खेत के किस हिस्से में कीड़े लगे हैं और किस हिस्से में बीमारी। आने वाले समय में हाई कैपेसिटी ड्रोन की मदद से किसान अपने खेतों से ताज़ा सब्जियां, फल और फूल वगैरह बाजार भेज सकेंगे। मछली पालन से जुड़े लोग तालाब, नदी और समंदर से सीधे ताज़ा मछलियां ग्राहकों तक पहुंचा सकेंगे। ड्रोन के ऊपर 4 छोटी छोटी पंखुड़ियां लगी होती हैं, जो हेलीकॉप्टर की तरह उड़ान भरने में इसकी मदद करती हैं। इसके रिमोट में मोबाइल जैसे डिवाइस होते हैं। इसके लिए ड्रोन को कमांड दे सकते हैं। ये ऑटोमेटिक मशीन है जो खेत में छिड़काव करने के बाद खुद ब खुद अपनी जगह आकर लैंड हो जाती हैं। छिड़काव के लिए 10 लीटर का टैंक लगा होता है और चारों पंखुड़ियों के नीचे की तरफ नोजल लगे होते हैं। इन्हीं नोजलों से कीटनाशक या तरल उर्वरक या दूसरे पोषक तत्व बारिश के रूप में फसलों पर बरसते हैं। छिड़काव के लिए ड्रोन को ज्यादा ऊंचा उड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। महज 1 से 3 मीटर की ऊंचाई पर ये आसानी से काम कर लेता है। उड़ान को फसल की ऊंचाई के हिसाब से एडजस्ट कर लिया जाता है। रास्ते में पेड़ या कोई और रुकावट आने पर ये खुद ब खुद अपना रास्ता बदल देता है। ये ऐसी मशीन है जो खेत में एक समान छिड़काव करती है। भारत में ड्रोन का भविष्य काफी चमकदार है। विशेषज्ञों का मानना है कि 2030 तक हमारा देश ग्लोबल ड्रोन हब के रूप में उभर कर सामने आ सकता है। ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ कार्यक्रम में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। अर्थात पंच तत्वों से बना व्यक्ति, पंच तत्वों में समाई सृष्टि और हमारा पर्यावरण। बीते कुछ वर्षों में वैश्विक चिंता का मुद्दा बन गए पर्यावरण को बचाने के लिए पूरी दुनिया में आवाजें उठी। लेकिन पर्यावरण के संरक्षण को मिशन के तौर पर अपनाने वाला पहला देश बना भारत। 1 नवंबर 2021 यही वो तारीख है जब ग्लासगो में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू हुआ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। क्लाइमेट चेंज में लाइफस्टाइल की एक बहुत बड़ी भूमिका है। आज जरूरत है कि हम सभी लोग एक साथ आकर लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट यानी लाइफ को एक अभियान की तरह आगे बढ़ाएं। लाइफ सिर्फ मिशन नहीं बल्कि जन आंदोलन है। जल, जंगल और जमीन के बेलगाम दोहन के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबद्ध लोगों का पर्यावरण संरक्षण के लिए अभियान। एक ऐसी जीवन शैली को जीने की आदत जिसमें पर्यावरण से मित्रता का भाव हो, न कि नुकसान पहुंचाने की नीयत। क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए स्वस्थ और टिकाऊ जीवन पद्धति है लाइफ का आधार।
मिशन लाइफ का मंत्र है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण को दे रहा है नई संजीवनी और इसीलिए चलाए जा रहे हैं कई कार्यक्रम ताकि हरी भरी रहे वसुंधरा। मिट्टी की उर्वरता को पोषण के हिसाब से बरकरार रखना, कृषि में ड्रोन एप्लीकेशन के इस्तेमाल के फायदे और इसके तरीके का प्रदर्शन, जलवायु के हिसाब से फसल, बीज और विविधता यानी स्मार्ट एग्रीकल्चर को बढ़ावा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संचयन को लेकर जागरूकता, बायोगैस और कंपोस्ट यानी वेस्ट से वेल्थ, कबाड़ से समृद्धि के उपाय, टिकाऊ पैदावार और खपत के तरीके। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस बेहद खास रहा और इस मौके पर मंत्रालय द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। पर्यावरण को बचाने के लिए मंत्रालय सतत प्रयासरत है। अलग अलग योजनाएं इसी की हैं झलक, जैसे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का असरदार अमल यानी खेती को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों, जीवों और बीमारियों से फसलों की रक्षा, किसानों को परिस्थिति के अनुकूल टिकाऊ कीट प्रबंधन अपनाने के लिए प्रेरित करना ताकि रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता खत्म हो, एकीकृत न्यूट्रिएंट प्रबंधन यानी जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़े, साथ ही पैदावार में बढ़ोतरी हो, जैव उर्वरकों के इस्तेमाल से पैदावार की पोषकता बढ़ाने पर जोर ताकि पर्यावरण भी रासायनिक खादों से प्रभावित न हो और मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहे, नेचुरल और ऑर्गेनिक खेती यानी प्राकृतिक और जैविक कृषि को बढ़ावा योजना का खास अंग है। प्राकृतिक खेती प्रबंधन इसलिए है एक महत्वपूर्ण मिशन। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पानी की एक एक बूंद पैदावार बढ़ाने में काम आए, यही लक्ष्य है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का, जिसका फोकस माइक्रो इरिगेशन पर है, क्योंकि जल बचेगा तो हमारा कल बचेगा। मंत्रालय का एक ध्येय, पर्यावरण का बचाव सर्वप्रथम उद्देश्य, और यही है मिशन लाइफ का पैगाम, पर्यावरण रक्षा पहला काम, मिशन लाइफ। आइए प्रकृति की मुस्कुराहट को लौटाएं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। किसान भाइयों बहनों, आइए दिखाते हैं आपको सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। आज के सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे लुधियाना के एक सफल बीज उत्पादक से। नाम है इनका बलजिंदर सिंह। जी हाँ, ये अपने क्षेत्र में बहुत ही सफलतापूर्वक बीज उत्पादन कर रहे हैं और उन बीजों को अन्य किसानों को उपलब्ध भी करवा रहे हैं। तो कैसा रहा है इनका कामयाबी का सफर, आइए इन्हीं से जानें। हमारे देश के किसानों ने अपनी मेहनत और लगन से कामयाबी की नई मिसाल कायम की है और इन्हीं कामयाब किसानों की फहरिस्त में एक नाम उभर के सामने आता है, बलजिंदर सिंह का। लुधियाना के एक छोटे से गांव में बलजिंदर सिंह को खेती करते देखकर आपको थोड़ी हैरानी हो सकती है। इनका रहन सहन, पहनावा और काम करने का तरीका गैर परंपरागत है। खेती का सारा काम बलजिंदर सिंह खुद करते हैं। खेतों में जुताई, बिजाई, सिंचाई और कटाई, ये सभी काम उन्हीं के जिम्मे है। फिर भी उनका आत्मविश्वास बताता है कि वो परंपरागत किसान नहीं है। खेती उन्हें विरासत में नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने अपने अनुभवों और समझ के दम पर खेती को नए आयाम दिए हैं। उन्होंने अपने साथी किसानों को भी तरक्की की राह दिखाई है, जिस पर चलकर ये जान रहे हैं कि खुशहाली किसे कहते हैं। बलजिंदर सिंह ने अपनी कामयाबी का सफर उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से शुरू किया था। जब उनका परिवार लुधियाना आया, तब उनके पिता ने यहाँ जमीन खरीदी और वो खेती करने लगे। बलजिंदर सिंह अपने पिता को खेतों में काम करते हुए देखते थे। वो खेतों पर अपने पिता और स्थानीय किसानों को कड़ी मेहनत करते देखते, जिससे उनका घर चल रहा था।
बलजिंदर सिंह का रुझान खेती की तरफ होता गया। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि वो बड़े होकर किसान ही बनेंगे। शुरुआती दिनों में बलजिंदर सिंह ने अपने पिता के साथ गेहूं, धान और सब्जियों की खेती की, लेकिन उन्होंने अपने दायरे को बढ़ाने के लिए और अपने उत्पादों के सही तंत्र को समझने के लिए मंडी जाना शुरू कर दिया। यहाँ उन्होंने जाना कि क्यों किसान हर समय नुकसान में रहता है। उपज का अच्छा दाम नहीं मिल पाने और उपज के सही समय पर नहीं बिकने के कारण बलजिंदर सिंह बेहद परेशान रहते थे। खेती में आगे अच्छा करने के उद्देश्य से इन्होंने बीज उत्पादन करना शुरू करना चाहा, जिसके लिए इन्होंने बीज उत्पादन के विषय में 5 साल कड़ी मेहनत और प्रशिक्षण लिया, जिसके फलस्वरूप बलजिंदर सिंह बीजों के विषय में अधिकांश चीजें जान चुके थे। वो ये जान चुके थे कि बीजों का काम खेती से ज्यादा मुनाफे का है, लिहाजा उन्होंने बीजों का काम करना शुरू कर दिया और ये उनके जीवन का अहम फैसला था, एक ऐसा फैसला जो उनके आगे बढ़ने की नई राहें खोल सकता था। उन्होंने 10 एकड़ जमीन में बीजों का काम शुरू किया। स्थानीय किसान विश्वास पर बलजिंदर सिंह से बीज खरीदने लगे। बलजिंदर सिंह बीजों का इस्तेमाल पहले अपने खेतों में करते और गुणों की परख के बाद ही वो दूसरे किसानों को बीज बेचते थे। धीरे धीरे स्थानीय किसानों के बीच बलजिंदर सिंह ने विश्वास जमा लिया और वो प्रगति की राह पर आगे बढ़ने लगे। हौसला बढ़ा तो बलजिंदर सिंह बीजों की नई नई किस्में तैयार करते और किसानों को बेचते। उन्होंने बीजों की पैकिंग भी शुरू कर दी। अब वो किसानों को पैक किए हुए बीज बेचने लगे। उनके इस काम ने उन्हें नई पहचान दिलाई और साथ ही आर्थिक संपन्नता भी उनके घर आई। बलजिंदर सिंह किसानों को केवल बीज ही नहीं बेचते, बल्कि उन्हें बीजों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां भी देते हैं। आज बलजिंदर सिंह किसानों को गेहूं और धान के बीज सप्लाई कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि किसान बीज के व्यापार में आए और अधिक से अधिक मुनाफा कमाएं। बलजिंदर सिंह का मानना है कि खेती को समझदारी और वैज्ञानिक ढंग से किया जाए तो ये मुनाफा देने वाला काम है। वो युवा किसानों से इतना ही कहना चाहते हैं कि वो खेती से जुड़ें और बीज उत्पादन कर ज्यादा से ज्यादा आमदनी कमाएं। तो ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ बताएं कार्यक्रम में रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ।
राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब दिखाते हैं आपको सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आज बात करेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की। एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है हमारी सरकार की, जल की महत्ता को समझाने के लिए और जल को संरक्षित करने के लिए। तो क्या है ये योजना, आइए आपको विस्तार से बताएं फार्मिंग इंडिया सेगमेंट के जरिए। देश में करीब 14 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर खेती होती है। 2015 में जब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू हुई तब 6.5 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर ही सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध थी। इसका मतलब ये हुआ कि आधे से भी ज्यादा जमीन बारिश के पानी पर निर्भर थी। जाहिर है वर्षा आधारित इलाकों में पैदावार कम होती है और किसानों को खेती से उतना लाभ नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का असल मकसद हर खेत तक पानी पहुंचाना है। यह अम्ब्रेला स्कीम है और इसमें मुख्य रूप से 2 घटकों को शामिल किया गया है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम यानी AIBP और हर खेत को पानी के भी 4 उप घटक हैं, जैसे कमांड एरिया डेवलपमेंट, सरफेस माइनर इरिगेशन, जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और बहाली तथा चौथा भूजल विकास। इसके अलावा सिंचाई योजना में दूसरे मंत्रालयों के भी 2 घटकों को शामिल किया गया है। पहला घटक प्रति बूंद अधिक उपज है, जो केंद्र कृषि मंत्रालय के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग की ओर से कार्यान्वित किया जा रहा है। दूसरे घटक का नाम वाटरशेड विकास है। इसका कार्यान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय का भूमि संसाधन विभाग कर रहा है। सिंचाई योजना का उद्देश्य खेत तक पानी की पहुंच को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना था। इसके अलावा खेत में पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करना और स्थायी जल संरक्षण प्रथाओं को पेश करना भी इसमें शामिल था। पानी की बचत इस योजना का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। 2020-21 के दौरान इस योजना के तहत 9,38,000 हेक्टेयर फसलों को सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाया गया। इसमें टपक और फव्वारा दोनों तरह की सूक्ष्म विधियां शामिल है। 2021-22 के लिए हर खेत को पानी के अंतर्गत 899 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया। प्रति बूंद अधिक उपज के लिए 4,000 करोड़ रुपए को और वाटरशेड डेवलपमेंट के मद में 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अनंत असीम प्रकृति और उसमें निहित जीवन के रहस्यों के गूढ़ स्रोत, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। वैज्ञानिक दृष्टि और समृद्ध कृषि परंपरा के साथ भारत जैविक विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसी के साथ बताएं आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद है जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम दोबारा देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल ID है krishidarshan@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।